सखी सहेली। सखी सहेली। नमस्कार रेणु जी। क्या बात है आरती। नमस्कार सभी सखियों सहेलियों को। सखी सहेली कार्यक्रम में हम सभी का स्वागत करते हैं। हमारे श्रोता बैठे होंगे इंतजार में कि बस सखी सहेली शुरू हो जाए। बिल्कुल। है ना? तो बहुत सारे विषय जैसे कि हम लेकर हाजिर होते हैं, वैसे ही हम आज भी लेकर हाजिर हैं। यानी कि आज करियर की बात हम करेंगे, तो हम अपने व्यवसाय के तौर पर मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और हम सखी विशेष में खेल के अंतर्गत कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ। और वहीं हम अगर सामाजिक तौर पर बात करें तो हम एक अच्छे मेहमान कैसे बन सकते हैं, इस पर भी चर्चा आज जरूर करेंगे। बिल्कुल। और भी बहुत सारी बातें हैं। आज अमृतलाल नागर जी का स्मृति दिवस है। वहीं बहुत संघर्ष होता है जब हम नई नौकरी और नए शहर में होते हैं, तो उसमें कैसे सामंजस्य स्थापित करें, कुछ उसको भी हम साझा कर लेंगे अपने आपस में बातचीत में, है ना? जी रेणु जी। और सौंदर्य के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि घरेलू जो चीजें हैं उनसे हम कैसे अपने सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातें तो हैं ही, लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी की जब बात आती है तो हम सबको बहुत गर्व है, क्योंकि पहली ऐसी महिला है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, हासिल किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम भारोत्तोलन के क्षेत्र में रोशन करने वाली ये महिला जिन्हें कि आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में 1 जून सन 1975 को हुआ। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने खेल की जो प्रशिक्षण था वो शुरू कर दिया। उनको लगन थी, उनके परिवार में माहौल भी था और उनका बचपन बहुत अभावों में बीता, लेकिन खेल के प्रति जो उनकी रुचि थी, समर्पण था, वो बहुत ज़्यादा था। कर्णम मल्लेश्वरी ने अपने खेल की शुरुआत जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन से की, जहां उन्हें पहला स्थान मिला। जी। और वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में जहां उन्होंने कांस्य पदक को अपने नाम किया, इसके साथ ही वो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। और अपनी ऐतिहासिक जीत के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प रहा। और उनके ही शब्दों में बात करें तो उनका कहना था कि एक लड़की का ओलंपिक पदक जीतना सभी के लिए हैरान करने वाली बात थी। और मल्लेश्वरी की मां ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहन दिया कि वो इस खेल में आगे बढ़ें और खुद पर भरोसा रखें। उनका कहना था कि मेरी मां ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें बुरा लगता है कि लोगों ने तुम्हारी क्षमता पर संदेह किया है तो उन्हें गलत साबित करो। बिल्कुल सही बात है। और वहीं सबसे बड़ी बात जो हम साझा करना चाहते हैं वो ये कि उनके परिवार में, जैसे हमने कहा कि खेल का वातावरण था, सभी खिलाड़ी थे, लेकिन सिर्फ एक उनकी माँ ही जो थी वो खेल की दुनिया से नहीं जुड़ी थी, फिर भी सबसे ज़्यादा उन्होंने ही प्रोत्साहित किया। और ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद एक स्पोर्ट्स मैगजीन से बात करते हुए मल्लेश्वरी ने कहा कि लोगों ने मेरे बारे में जो कहा उससे मैं प्रभावित नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि वो बिल्कुल, उनका ध्यान जो था बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर था। और मुझे प्रतियोगिता में भाग लेना था, मंच पर जाना था, वजन उठाना था। कर्णम मल्लेश्वरी ने देश को एक अतुलनीय उपलब्धि से नवाजा और महिलाओं के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जी। और मल्लेश्वरी जी के शब्दों में, मुझे महिलाओं के लिए इस मार्ग को बनाने और ओलंपिक पदक जीतने के लिए प्रोत्साहित करने पर गर्व महसूस होता है। कुछ लोग मुझे आज भी कहते हैं, क्या तुमने ये सब शुरू किया है? इसलिए मुझे खुशी है कि मैंने इस धारणा को बदल दिया है। कर्णम मल्लेश्वरी ने अपने प्रिय खेल को आगे बढ़ाने के प्रयास में पहली बार अपने ही तरह की भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग एकेडमी की भी स्थापना की। और बड़ी मजेदार बात तो ये है कि ये यूं ही नहीं आ गई। बड़ा मजेदार किस्सा है। अपनी बहन कृष्णा कुमारी के साथ बस देखने के लिए गई थी उनके शिविर में, और वहां पर कर्णम मल्लेश्वरी को ओलंपिक और विश्व चैंपियन लियोनिद तारान्नेको ने देखा। जिस तरह से कि वो देख रही थी और कोचिंग वो दे रहे थे, तो इनको बहुत अच्छा लगा। बहुत, क्योंकि ये बहुत उत्सुकता से देख रही थी, तो इनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि कितना जज्बा इनके अंदर है। तो इसलिए वो खुद उनके पास आए और उन्हें कहा कि तुम अभ्यास करो। बस उनकी प्रतिभा को समझाने के लिए पर्याप्त था और उन्होंने तुरंत कर्णम को बैंगलोर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की सिफारिश कर दी और फिर बस इस तरह से शुरुआत हो गई। इस तरह से जैसे हमने बताया, तो 1990 में पहली जूनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन में कर्णम मल्लेश्वरी ने 52 किलोग्राम वर्ग में 9 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े और एक साल बाद
अपने पहले सीनियर राष्ट्रीय चैंपियन में रजत जीता। तो इस तरह से बहुत जबरदस्त उनका कह सकते हैं कि वो रहा। और इस तरह से एक संयोग होता है, लेकिन केवल देखने भर से जो उनका जज्बा था वो दिख रहा था। और जाहिर है कि जब देश की ऐसी पहली महिला बनी तो उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। 1994 में अर्जुन पुरस्कार, फिर उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1995 में, और फिर 1999 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। जी, यानी कि उनका झुकाव शुरू से ही खेल की तरफ था। बिल्कुल, तो केवल खेल की तरफ तो था ही, लेकिन परिवार का जो संबल मिलता है, जो माँ ने उनको मौका दिया और पूरा सपोर्ट किया, वो बहुत बड़ी बात है। और खुद उनका जो समर्पण था वो तो था ही, है ना? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ यानी कि अब बस खेल की दुनिया के बाद गीत की दुनिया में चलते हैं ना। जी। परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ऐ परिंदे पर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। राहों में जो भी आए वो बादल बनके मुश्किलों के, उनको बता देना रे, परे रहना रे जिंदा दिलों से। हो अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू, के अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है। अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ऐ परिंदे पर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग कितनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है। भाई ऐसा होता है कि इस तरह से उड़ान हमारी सभी बहनें उड़ें और खूब परचम अपना लहराएं, और जाहिर है फिर देश का भी तो नाम होता ही है। बिल्कुल। इसके साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर जो आत्मविश्वास आता है उसकी तो बात ही अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने रेणु जी। और इनके साथ ही अब हम कुछ बात करें मेहमान नवाजी की। तो मेहमान नवाजी तो ऐसी चीज है ना कि हम ये सोचते हैं कि हमारे घर कोई मेहमान आए तो वो बहुत खुश होकर जाए। जी, हम इस बात में लगे रहते हैं, जैसे तुमने कहा कि मेहमान नवाजी, यानी कि हम जब हमारे घर कोई मेहमान आए तो हम चाहते हैं कि कोई भी कमी न रहे, उसको हर सुख दें, हर जैसा वो चाहता है वैसा हम करें, घर बिल्कुल सुसज्जित रहे, हमारा जो वो व्यंजन चाहता है वो खिलाएं। लेकिन इसके अलावा जब कभी कभी हम खुद मेहमान बनते हैं तब हम कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि हम तो बस बहुत महत्वपूर्ण हो गए, बहुत वीआईपी हो गए, हम मेहमान बनकर आए हैं, तो हमारी भी कुछ भूमिका होती है मेहमान के तौर पर भी। बिल्कुल। और जब भी
भी हम किसी के घर मेहमान बनकर जाएं तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान ज़रूर रख लें, जिससे कि हम उनके घर, जिनके घर जा रहे हैं मेहमान बनकर, उन्हें परेशान ना होना पड़े। और सबसे पहली बात ये है कि अपने आने की सूचना हमें पहले ही दे देनी चाहिए, ताकि वो अगर कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं या उनका पहले से कोई प्रोग्राम बना हुआ है तो उसे उसके हिसाब से सेट कर ले। और ये भी बता दें कि कितने बजे तक पहुंचेंगे, और ये भी बताएं कि उनको कि आप जब भी जाएं उनके घर में, किसी के घर में भी, चाहे जान पहचान का हो या कैसा भी हो, कुछ लेकर ही जाएं, खाली हाथ ना जाएं। ऐसा जी, जैसे कोई बच्चे हैं घर में तो उनके लिए चॉकलेट्स ले जा सकते हैं, बिस्किट ले जा सकते हैं, कोई छोटा मोटा खिलौना ले जा सकते हैं। हाँ, ये बात भी है। और जैसे तुमने कहा कि हाँ, ये बता दें कि आप कब पहुंच रहे हैं जी। इसके साथ साथ ये भी जरूर बताएं कि आप कितने लोग जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमने कहा हम लोग आ रहे हैं जी। तो हम सोच लेते हैं कि हाँ, ये पति पत्नी और 2 बच्चे आएंगे या 1 बच्चा आएगा। कभी कभी होता है आप अकेले जा रहे होते हैं, तो ये संवादहीनता की कमी नहीं होना चाहिए, संवादहीनता नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा संवाद ठीक से होना चाहिए। आप पूरी ठीक से बता दें कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे इस उम्र के आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के साथ जा रहे हैं तो बता दें कि हमारे साथ 2 मित्र होंगे। अगर आप ऐसे समय पर जा रहे हैं जिस समय की आपका मतलब दोपहर के भोजन की बात है, तो आप उनको स्पष्ट बता दें कि भाई हम तो घर पे पहुंचकर खाना खाना पसंद करेंगे। अगर आप खिचड़ी बना लें, कुछ हल्का ही बना लीजिए अगर आपकी इच्छा है। और अगर आप खाने के समय पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर आप खाकर जा रहे हैं, हो सकता है कहीं आप ऐसी जगह से जा रहे हो या ऐसी हवाई जहाज से जाते हैं जिसमें खाना मिलता है, तो आप स्पष्ट उन्हें बता दें कि भाई हम आ तो रहे हैं मध्याह्न भोजन के समय, लंच के समय, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरह से उन्हें ऐसे असमंजस की स्थिति न रहे कि ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कि क्या करेंगे, चाय पियेंगे कि नहीं पियेंगे, कि कॉफी पियेंगे। थोड़ी अपनी पसंद नापसंद भी उन्हें जरूर बता दें, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है ना कि हम सोचते हैं कि भाई आ रहे हैं तो शायद खाना भी खाएं जी, तो उसी उसमें रहते हैं हम लोग। और चाहे हम किसी के दिन 1 दिन रुके या कई दिन रुकने वाले हों, उनके हिसाब से हमें रहना चाहिए। जैसे अगर वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी सुबह जल्दी उठ के तैयार हो जाएं, उनके साथ में ही ब्रेकफास्ट वगैरह खाना, नाश्ता करें। और अगर जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत देर से हमें उठने की आदत होती है, तो हम वैसे ही सोते रहते हैं, और जो मेहमान है वो इस संकोच में कह भी नहीं पाते हमसे कि मेजबान, हमें समय मेजबान। तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपको बहुत देर तक सोने की इच्छा है तो फिर आप ऐसा करें कि ठीक है आप सो भी सकते हैं, लेकिन हाँ, उन जो खान पान में है, जहाँ उनकी भूमिका चाहिए आपको, उनकी कुछ सेवा चाहिए या उनका कुछ सहयोग चाहिए, उनके रसोई घर से कुछ चाहिए, तो अगर चाहिए तो फिर उनकी व्यवस्था के हिसाब से रहें, नहीं तो कह दें कि ठीक है हम जब उठेंगे हम अपना चाय नाश्ता बना लेंगे भाई। तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं आप बिल्कुल नहीं उठ सकते, कुछ आपका कार्य ऐसा है कि आप देर से आए हैं, तो ये बात तो वैसे पहले सही है कि जैसे तुमने कहा कि हम उनके हिसाब से अपनी दिनचर्या ढालें। लेकिन कभी कभी हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां अपने नौकरी या किसी व्यवसाय से जुड़े स्थान पर जाते हैं, तो हो सकता है हमारी रात भर मीटिंग हो या कोई कार्यक्रम हो, तो अगर आप विलंब से उठना है तो आप उस हिसाब से उन्हें बता दें कि आप उसमें मतलब थोड़ा सा व्यवस्था इस तरह से करें कि उनको तकलीफ ना हो, कुछ ऐसा बीच का रास्ता उनको बता दें जी। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पे तो एकदम आराम से अपने हो जाते हैं, और जो सामने वाला जो मेज़बान है हमारा वो तो काम में दिन भर लगा रहता है, और हम आराम से अपना कभी टीवी देख रहे हैं या कुछ ऐसा काम अपने में लगे हुए हैं। तो कभी कभी थोड़ा बहुत उनसे पूछ लें कि हम भी कुछ आपका हाथ बटा सकते हैं, या कोशिश करें। अगर उनको नहीं अच्छा लगता तो वो अपने आप ही मना कर देंगे कि नहीं हम लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम तो घूमने जाते हैं तो फिर हम क्यों काम करें। वो तो ऐसा भी तो होता है ना जी। लेकिन जैसे महिलाओं का रहता है कि वो अगर किचन में काम कर रही है, ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है कि अगर महिलाएं हैं तो वो रसोई घर में जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन जो है कि मिलजुल कर करें, और अगर है तो आप बहुत ज्यादा अपनी फरमाइशें ना करें, बहुत ज्यादा मांग ना रखें कि भाई नहीं हमें तो इस समय ये नाश्ता करना है या वो करना है। करें, जरूर करें। आप भी अगर करने जा रहे हैं तो कुछ मिलजुल कर करें और तब उसको पूरा मनोरंजन करें, उसका एंजॉय करें। ऐसा ना हो कि आपका जो खुशनुमा दिन है वो किसी के लिए परेशानी का सबब बन जाए। जी बिल्कुल। और इन्हें जो अक्सर ऐसा भी होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं ना तो कुछ अपना सामान लेकर नहीं जाते, और वहाँ पे जो शैम्पू रखा है, साबुन रखा है, उनका सब यूज करके ये चीज भी थोड़ी सी होनी चाहिए कि हम अपना जब भी जाएं तो खुद का लेकर जाएं, व्यक्तिगत सामान लेकर जाएं। तो जैसे कि अपना मेकअप का सामान है, शैम्पू है, साबुन है, ये सब चीजें जो लेकर जाएं, तौलिया है अपना। बिल्कुल। तो अगर हमें वहाँ पे मिल भी रहा है रखा हुआ, तो भी उसे ना यूज करके अपना ही प्रयोग करना चाहिए।
नहीं, बिल्कुल सही बात है और बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और आजकल तो जैसे शैम्पू, तेल या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारी व्यक्तिगत होती है, वो बहुत छोटे-छोटे सैशेज़ में भी आती है, छोटे-छोटे पाउच में आती है, तो आप आसानी से उसे ले जा सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बड़ी बोतल लेके जाना है जी। आपको। तो इस तरह से व्यवस्था रखें और अगर वो बहुत आग्रह कर रहे हैं तो ठीक है, आप ज़्यादा ना दिखाएँ उनको कि नहीं हम अपना जी। ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपनी व्यवस्था पूरी होनी ही चाहिए। भले ही आपको मिल रहा है तो भी अगर आपको ठीक लगता है तो आप प्रयोग करें। हो सकता है आपके बहुत सगे संबंधी के घर आप गए हैं, लेकिन फिर भी आप रखें। ऐसा ना जी। हो कि अगर आपको वहाँ नहीं मिला तब आप बगले झाँकेंगे, परेशान होंगे जी। या जैसे अभी घर की चप्पल है या आपने कुछ और चीज़ें हैं, तौलिया है, तो हो सकता है कभी-कभी उनके यहाँ बहुत व्यवस्था हर बार रहती हो सकता है इस बार ना हो। जी। तो अपना जिसको कहते हैं ना बैकअप, तो अपना भी आपके पास एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जी। अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो आपका अपना सब सामान आपके साथ में हो, है ना? बिल्कुल। और साथ ही ये भी है कि जैसे कि हम अखबार पढ़ते हैं अक्सर और वहीं छोड़ के चले गए, कप वहीं छोड़ के चले गए, तो थोड़ी ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, अगर इसमें हम हाथ बटा लें, थोड़ा-सा घर को व्यवस्थित करके रखें, तो वो भी उनके लिए थोड़ी-सी मदद हो जाएगी, सहायता हो जाएगी बिल्कुल। कि और ये जो अखबार रखने की बात है या जैसे आप नहा के निकले, आपने तौलिया कहीं भी रख दिया, जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं वैसे ही वहाँ पर रहें। लेकिन ऐसा नहीं कि जो लापरवाह तरीके से घर में रहते हैं वैसे ही दूसरी जगह जी। रहें। बल्कि एक बात और है, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि जो हमारे घर कोई मेहमान आता है यानी मेज़बान जो होते हैं, वो खुद कोशिश करते हैं कि आपको पूरी सुख सुविधा दें। तो आपको भी अच्छा लगेगा जब आपका उनका घर सिमटा रहेगा, जैसे अखबार है या हमने कोई चाबी लाए घर से कहीं बाहर से, हमने कहीं पर भी रख दिया, तो कोई भी ऐसी चीज़ है, मान लीजिए हम उनकी कार लेकर गए या स्कूटर लेकर गए वाहन, उसकी चाबी हमने कहीं रख दी या घर खोला तो ताला कहीं रख दिया, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। जी। तो उनको अगर यथास्थान रखेंगे तो बाद में आपको भी आराम रहेगा और उनको भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो उनके उसको परेशान कर रहा जी, है, दिनचर्या बिल्कुल। बिगाड़ रहा है ना? बिल्कुल। और जैसे कि हम वहाँ पे रह रहे हैं, तो अगर वो लोग कुछ अपना अलग बात कर रहे हैं, किसी कमरे में बात कर रहे हैं, तो एकदम से ना चले जाएँ वहाँ पे कि एकदम से बोलते हुए चले गए। जी। थोड़ा-सा खटखटा के, नॉक करके तब जाएँ, पूछ के जाएँ, तो वो अच्छा रहता है ज़्यादा। और दूसरी चीज़, जब आप वहाँ से जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं, तो आप जाने के बाद उनसे उनकी जो उन्होंने अपना मेज़बानी आपकी करी है, उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करना भी ना भूलें। बिल्कुल बिल्कुल भी। सही बात है और इसके साथ-साथ ये बात भी है कि जैसे कि जो तुमने कहा कि अगर बात करना चाहते हैं तो करने दें। यानी कि आप भी थोड़ी देर चाहें तो उनको भी अकेला छोड़ें और थोड़ी देर आप भी अकेले रहें। जी। वो तो कोशिश करेंगे कि आपको पूरे दिन आपका मनोरंजन करें, आपको ऐसा ना लगे कि आप उनको अटेंड नहीं कर रहे हैं वो जी। आपको। तो लेकिन आप थोड़ी देर अपने भी आराम करें, थोड़ा अलग रखें, प्राइवेसी थोड़ी-सी, निजता अपनी भी बनाकर रखें और वैसे ही जो जिसके घर गए हैं उनको भी थोड़ा समय दें। हो सकता है आपकी ही व्यवस्था के बारे में कुछ उनको जी। अकेले में बात करनी है या कुछ करना है या उनकी कोई ऐसी दिनचर्या है जो बहुत ज़रूरी है कार्यालय की या कुछ उनके व्यवसाय से जुड़ी बात है, तो उसमें कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकाल कर ही करें। हो सकता है कि उन्होंने आपके लिए सब पूरा समय निकाला हो, लेकिन फिर अचानक से कुछ काम आ गया। तो इन सारी चीज़ों को भी नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उसके लिए आप सतर्क रहें, सजग रहें और जैसे कहा ना कि अचानक से ना कहीं घुस जाएँ या किसी, जी। तो अपनी एक सीमा जो है आपकी, उसको ध्यान में रखें बिल्कुल। और जो बाकी नैतिक मूल्य हैं वो तो हमें पता ही है, उनका पालन जी। हर समय करना ही चाहिए, है ना? जी, बिल्कुल। और तो नैतिक मूल्यों की तो बात है ही, वहीं कार्यक्रम का भी मूड हमें पता है कि हमें क्या जी। करना चाहिए, तो ये रेणु आरती जी कह तैयार रही है हैं बिल्कुल, है कि ना? गीत चलाना चाहिए। बिल्कुल। धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, धीरे
मचल, है दिले बेकरार, कोई आता है धीरे धीरे मचल, है दिले बेकरार। रूठ के पहले जी भर सताऊंगी मैं, जब मनाएंगे वो मान जाऊंगी मैं। रूठ के पहले जी भर सताऊंगी मैं, जब मनाएंगे वो मान जाऊंगी मैं। दिल पे रहता है ऐसे में कब इख्तियार कोई आता है, धीरे धीरे मचल, है दिले बेकरार, कोई आता है यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है धीरे धीरे मचल, है दिले बेकरार। बहुत ही प्यारा ये गीत, मजा आ गया। भाई ऐसा है कि जब ये जो दिल बेकरार है ना, कभी तो मचलता है और कभी खुद हमें परेशान भी कर जाता है ना? जी बिल्कुल। और जब परेशानी आती है ना, तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम करें क्या। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अगर हमें कहीं बाहर जाना है, चाहे नौकरी के लिए जाना हो या फिर हमें घर बदलना हो, तो जाने में दूसरे शहर परेशानी तो आती ही है, चिंताएं हजार घिरती ही हैं। जी, तो हम सोचते हैं कि क्या करें, कैसे व्यवस्थाएं करेंगे। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है, पहले अपने आप को मानसिक रूप से आप तैयार कर लीजिए और इसका हल खोजिए कि आप वहाँ पे जाकर रहेंगे कैसे, क्योंकि सबसे पहले यही चीज़ ज़रूरी होती है। और वहाँ पहुँच के अगर आपने ये सोच लिया कि वहीं पहुँच जाएंगे तभी देखा जाएगा, उसी हिसाब से हम काम करेंगे, तो फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए या तो अगर आप वहाँ पे कोई आपका रहने वाला है, कोई जानने वाला है, उससे आप बात कर सकते हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, और नहीं भी कोई है तो आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं और अपने लिए कोई जगह देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं तो जाहिर है कि वहाँ जाकर हम ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी नौकरी के लिए जाते हैं खास तौर से, तब क्या होता है कि हमारा पूरा ध्यान हमारी नौकरी पर होना चाहिए कि हमें वहाँ कैसे जाना है, समय से पहुँचना है। तो इसलिए पहले से घर की व्यवस्था या कहीं पर भी ठहरने की व्यवस्था आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके किसी मित्र का है तो भी कोशिश करें कि एक दिन पहले पहुंच जाएं। ऐसा ना करें कि अगर आज आपको ऑफिस कहीं कार्यालय में जाना है सुबह 10 बजे और सुबह आप 7 बजे पहुंच रही है ट्रेन या फ्लाइट जो भी, तो आपने सोचा ठीक है 3 घंटे, ऐसा मत करिए। कोशिश करें कि एक दिन पहले पहुंच जाएं, ताकि जो भी आपके रहने आदि की व्यवस्था है उसको पूरा देख लें, एकदम मुतमईन हो जाए, निश्चिंत हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल सही है, खाने पीने की व्यवस्था हमारी हो गई है, तभी वो आत्मविश्वास से आप फिर वो अपने मतलब कार्यालय में जा पाएंगे, है ना? बिल्कुल। और खाने पीने का तो आप पहले ये भी कर सकते हैं कि आप जहाँ पे पहले आप रह रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत चीज़ें आप बनानी सीख ही लीजिए। जैसे चाय बनानी सीख ली आपने, खिचड़ी बनानी सीख ली, कम से कम आप थोड़ा बहुत अपने आप बना सकते हैं तब तक का। और नहीं तो टिफिन सर्विस है, उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं, वो आप वहीं पहुँच के कर सकते हैं, या ऑफिस में कैंटीन है उसमें आप बात कर सकते हैं खाने के लिए। तो ये कुछ चीजें करेंगे तो आपके खाने की और रहने की तो व्यवस्था हो जाएगी आराम से। बिल्कुल, खाने की व्यवस्था जब जैसे कहा ना कि एक दिन पहले अगर आप चले जाएंगे तो इन सारी चीजों को देख लेंगे जी। और उसके साथ साथ ये भी निश्चित हो जाता है कि जब आपको रहने का ठिकाना हो जाता है, यानी आपके सर पर छत हो और धरती हो, तो फिर तो बहुत चीजें जो हैं आसान हो जाती हैं। उसके साथ साथ पेट भरने का साधन हो गया, तो रोटी कपड़ा मकान वाली जो बात है ना वो यहीं से शुरू होती है। और पेट भरे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारी तभी होती हैं जब हमारा पेट खाली होता है या हम भूखे रहते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो इस तरह से पहले खाने की व्यवस्था देख लें, फिर उसके बाद पूरा इंतजाम देखने के बाद आप अपने कार्यालय को देखें कि वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है जी। कैसे जाएंगे सबसे पहले तो ये देख लीजिए वहां तक। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ट्रेन का रूट क्या है, अगर बस चलती तो बस का रूट क्या है, टैक्सी लेनी है तो आप रिजर्व की बजाय आप शेयरिंग टैक्सी को अगर आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं और थोड़ा बहुत अपने दिमाग को उस हिसाब से आप तैयार रखें, मानसिक रूप से तैयार रहें कि हमें
बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी अपने लिए, वहाँ पे देखनी पड़ेंगी। लेकिन जहाँ पर आरती, यहाँ पर हम शुरुआत में ये कहना चाहेंगे अपने दोस्तों से, खास तौर से चाहे वो हमारी लड़के हों या लड़कियां, जैसे नई जगह अगर आप जा रहे हैं तो ये शेयरिंग वाली जो टैक्सी है, हमें साझा उस पे जाना है, हाँ, या शुरू में आप बहुत पैसे की बचत के बारे में ना सोचें, जी। क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको सब रास्ते समझ में आएंगे। जी। पहले हो सकता है अगर आपको समय कम है तो आप बहुत आराम से जाएं ताकि आपका आत्मविश्वास अच्छा रहे। जी। रास्ते में अगर आप परेशानी में जाएंगे, किसी और की वजह से लंबा रूट हो गया, जी, बिल्कुल तो सही। आप देर से भी जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि शुरुआत के लिए थोड़ा ज्यादा पैसे रखें, बाद जी। में बचत पर ध्यान दें। एक दो दिन की बात है, फिर आपको खुद ही वहां पर कार्यालय वालों से पूछ लें कि हम कैसे आएंगे जाएंगे, जी। कहाँ से टैक्सी मिलती है, कहाँ से बस मिलती है, और सस्ता माध्यम क्या हो सकता जी, है। बिल्कुल तो सही। बेहतर है कि शुरू में कुछ ऐसा रखें कि आप बहुत आरामदेह स्थिति में जाएं, है जी, ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग नौकरी मिलते ही मतलब एकदम से शुरू करते हैं, बड़ा-सा हाँ। घर होना चाहिए, कार, महँगे-महँगे फ़ोन, कई-कई बार महँगे-महँगे रेस्तरां में जो होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उसमें खाना खाने चले जाते हैं। बिल्कुल। तो इससे बहुत पैसा खर्च होने लगता है, जितनी आमदनी नहीं होती उससे ज़्यादा तो खर्च होने लगता है। इसलिए थोड़ा-सा ये देख के चलें कि आप जैसे कि आप कई बार जा रहे हैं, इसकी बजाय अगर आप जाना ही चाहते हैं तो एक बार चले गए। जी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के खर्च करिए बस। हाँ, मतलब अगर आप जा रहे हैं तो क्या होता है कि जब आपकी नई-नई नौकरी होती है और एकदम जी। से कोई धनराशि अच्छी खासी आपके हाथ में आती है, तो आपको बिल्कुल कहते हैं ना पंख लग जाते हैं, जी। आपके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते। तो ऐसा ना करें, धरती से जुड़े रहें और कोशिश करें कि एक पहले तो बजट बना लें, और ऐसा जैसे हमने कहा ना कि शुरुआत में कैसे खर्च ज़्यादा करेंगे, बाद में कैसे बचत कर सकते हैं, उन सब के बारे में अच्छे से सोच लें। उसके साथ ही आपातकाल के लिए भी कुछ पैसे ज़रूर बचा कर रखें, जी। क्योंकि आप नई जगह पर हैं। तो इस तरह का ख्याल रखें, एकदम से हाथ में पैसा आया है तो उड़ाने न लगें। इस बात पर अपने आप को बिल्कुल। थोड़ा संयत रखें, चाहे हमारी लड़कियां हों, चाहे हमारे लड़के हों। और जब बात आती है कि पैसे उड़ाने की या बजट बनाने की, तो कहीं और, जैसे हमने कहा आपातकाल की बात है, तो उसके लिए ज़रूर रखें, ताकि दूसरे शहर में आप किसी और से पैसे न लें शुरू में। जी, बिल्कुल इस बात सही। का ज़रूर ख्याल रखें, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। और ये भी रहता है कि कई लोग होते हैं कि परेशानी है, कोई जी। ऐसा या तो मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं संघर्ष की वजह से, या कोई भी परेशानी है तो बताते नहीं अपने परिवार में, कि हम बताएँगे परिवार में तो ऐसा ना हो कि हमें बुला लें वापस कि छोड़ो आ जाओ। बुला लें या खुद वो जी। वहाँ बैठे-बैठे परेशान हो जाएँ, जी। नहीं बुलाएँगे तो परेशान होंगे, तो परेशान छोड़ो हो हटाओ जाएँगे। बताने की क्या ज़रूरत है, जी। ऐसा ना करें, है ना? जी, बिल्कुल। और जो भी पैसा अगर आपको लेना ही है उधार, तो आप नए लोगों से लेने की बजाय अगर अपने घर से आप उनको अपनी स्थिति समझाने के बाद अच्छी तरह से उनसे मदद माँगेंगे तो वो ज़्यादा सही तरीका रहेगा। बिल्कुल। ये तो हो गई कि माँगने वाली बात, जी, लेकिन जी। वहीं आप जैसे जब नई जगह जाते हैं, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि अभी तो इनका परिवार यहाँ पर नहीं है, या अभी शादी नहीं है, हो सकता है आप कुँवारे हों या कुँवारी हों, तो लोग सोचते हैं इनके पास तो ऐसे खर्च नहीं है, तो आपसे भी लोग उधार माँगने लगते हैं जी। तुरंत। तो ऐसे में थोड़ा-सा ध्यान रखें आपके पास कि किस तरह से लोग चाहते हैं कि आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करें, या लोग उधार माँगने लगते हैं। नई जगह है, आप ऐसे जी। थोड़ा-सा भावनाओं ये में बहुत अपने सही बात संयम आपने रखें, टाइम है। और जी। लोगों को उधार भी न दें। कोशिश करें जी। कि आप टाल जाएँ उस समय, जी। क्योंकि अभी आप किसी को नहीं जानते। हो सकता है आपको 1 महीने में बहुत अच्छा वो व्यक्ति लग रहा हो, लेकिन फिर भी पैसे देते समय थोड़ा-सा अपने आप को समझा लें, संयत कर लें, भावनाओं में न बहें। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, और वहीं घर से संपर्क बराबर बनाए रखें। बिल्कुल। जितना आप घर के संपर्क में रहेंगे और रेगुलर बात करेंगे उनसे, तो उनको पता रहेगा कि नहीं, हमें रोज़ एक फ़ोन आना ही है। जी। और जिस दिन अगर फ़ोन नहीं गया तो उनको भी लगेगा कि कुछ तो परेशानी है, वो भी सतर्क हो जाएँगे, कुछ तो परेशानी है कि फ़ोन नहीं आया है या क्या बात है, तो वो फ़ोन करेंगे या आपकी परेशानी पूछेंगे। तो इस तरीके से अगर आप संपर्क में रहेंगे तो आप किसी परेशानी में भी नहीं फँसेंगे किसी नए शहर में। और एक बात और है कि एक बार बात कर लेने से घर में घर वाले भी बहुत निश्चिंत हो जाते हैं, उन्हें भी सुकून रहता है, जी। मानसिक परेशानी नहीं होती है। वहीं आपकी भी बहुत सारी उलझनें जो हैं वो सुलझ जाती हैं सिर्फ घर वालों से बात करके, और एक एहसास होता है कि घर वालों से बात कर लिया। आजकल तो आप वीडियो कॉल कर लेते हैं दृश्य के माध्यम से, तो आपको लगता है कि आप अपने घर में ही बैठे हैं। तो इस तरह से जब भी नई नौकरी हो, नया शहर हो, तो हमारी कोशिश ये है कि आप खुश रहें और आपको ये एहसास न हो कि आप दूर हैं, कहीं बाहर हैं। तो कुछ ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनका अगर हम ख्याल रखेंगे तो जो शुरुआत है हमारी बहुत अच्छी होगी, है ना? जी, बिल्कुल। और रेनू जी, अगर आप कहें तो एक गीत सुना नहीं, हम जाए? तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप गीत सुनाइए। लेकिन हाँ, जीवन में मनोरंजन का भी बहुत महत्व है। जी। तो जब आप नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, तो मनोरंजन का भी बराबर ख्याल रखें जी। कि बीच-बीच में आप अपना जो भी तनाव हो रहा है, आपको कहीं परेशानी हो रही है, तो कहीं न कहीं पार्क में टहल लें। कोई ना कोई अपना एक ऐसा जी। भी साधन ज़रूर बना लें कोई, जहाँ से कि आपका मन हल्का हो सके। तो चलिए हम बिल्कुल। इसी बात पर गीत सुन लेते हैं। जी। दीवाना
दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। जब तारे ज़मीं पर चलते हैं, आकाश ज़मीं हो जाता है, उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। जब तारे ज़मीं पर चलते हैं, आकाश ज़मीं हो जाता है, उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। पल भर के लिए, पल भर के लिए इन आंखों में हम एक ज़माना ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने, दो दीवाने, दो दीवाने, हाँ दो दीवाने, दो दीवाने। भाई नया शहर जब होता है ना तो परेशानियां तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की तलाश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में ललक भी रहती है कि कुछ नया शहर तलाशा भी जाए, है ना। जी बिल्कुल, कुछ नया देखा भी जाए। अमृतलाल नागर जी की अगर बात आती है तो वो भी मुंबई आए, लेकिन उन्हें ये रास नहीं आया और फिर वापस चले गए ना। आज उनका स्मृति दिवस है और 17 अगस्त 1916 को आगरा में जन्मे
उन्होंने बहुत ही साहित्य की सेवा की, है ना? जी बिल्कुल। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान देने के लिए भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर जी की आज यानी कि 23 फरवरी को पुण्यतिथि है। और अमृतलाल नागर जी ने फिल्मों और टीवी के लिए लेखन कार्य किया और कई सारी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद किया और उनके कहानी संग्रह भी बहुत प्रसिद्ध हुए। बिल्कुल, उनके उपन्यास, व्यंग रचनाएं, कहानी संग्रह, नाटक, बहुत सारी और भी कृतियां हैं जिन्हें अलग कहा जा सकता है। वैसे ही उन्होंने ढेर सारे बाल साहित्य का भी सृजन किया, बहुत सारी अलग अलग भाषाओं से उन्होंने, खासतौर से गुजराती से उन्होंने, क्योंकि वो गुजराती थे तो उन्होंने अनुवाद का भी कार्य किया, वहीं संपादन किया, संस्मरण बहुत सारे लिखे, अन्य में बहुत सारे उन्होंने, जैसे कि है ना कि उन्होंने जो हमने कहा ना कि अनुवाद किया, तो मोपासा, चेखव, लॉबेयर, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, मामा वारेरकर की रचनाओं के अनुवाद व विपुल बाल साहित्य में उन्होंने किया। नाटक, रेडियो नाटक, फीचर भी बहुत सारे लिखे। 1940 से 47 तक फिल्म सिनेरियो का लेखन कार्य भी किया और 1953 से लेकर 1956 तक आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा के प्रोड्यूसर भी थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनके लिखे हुए बहुत सारे नाटक हैं जो आकाशवाणी से प्रसारित किए जाते हैं। तो आज हम उन्हें याद करते हैं उनकी कृतियों के लिए। बिल्कुल। और इसी के साथ अब हम कुछ मतलब अगर हम करियर की जो हमने आज बात की उसमें अगर बहुत सारी क्षेत्रों के अलावा खासतौर से जो मनोवैज्ञानिक बनने की जब बात आती है तो आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि कोई भी मनोवैज्ञानिक किसी के मन की बात को समझ लेता है, ऐसा लगता है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि तो वो मनोवैज्ञानिक होते हैं जी, तो मन के वैज्ञानिक होते हैं। और मनोचिकित्सक कई क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं, अस्पतालों में सामान्य और मनोरोग के इलाज के लिए विशेष अस्पताल रहते हैं उनमें, और यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज है होते हैं उसमें, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, नर्सिंग होम होते हैं, पुनर्वास केंद्र होते हैं, औद्योगिक और सरकारी प्रतिष्ठान है, रक्षा क्षेत्र है, अदालतें हैं, जेल हैं, स्कूल है, विश्वविद्यालय, बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे मनोचिकित्सकों की बहुत ज़रूरत रहती है। और इस क्षेत्र में आप चाहें तो साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं और साइकेट्रिस्ट भी बन सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट तो मनोवैज्ञानिक हो ही गया, वहीं मनोचिकित्सक जो होता है वो बिल्कुल थोड़ा अलग विधा है जी। उसमें चिकित्सा की दृष्टि से होता है, जो ज्यादा बिगड़ जाती है स्थितियां उनपे मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ती है जी, है ना? बिल्कुल। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, और उसके बाद साइकोलॉजी में स्नातक और परास्नातक भी आप कर सकते हैं। साथ ही साइकेट्रिस्ट के क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषयों से 12वीं उत्तीर्ण करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि पहले से ही आपको विज्ञान के स्ट्रीम में आना पड़ेगा जी बिल्कुल। और उसके बाद आप एमडी या डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और एक मनोवैज्ञानिक मानसिक और शारीरिक तनावों के शारीरिक और मानसिक कारणों को अलग अलग पहचान पाने में ज़्यादा योग्य होते हैं। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद रहते हैं। हाँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक के तौर पर अगर हम सचमुच में देखा जाए जी तो विशेषज्ञता हासिल करना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो उसका क्षेत्र भी अपनाया जा सकता है। इसमें परामर्शदाता बन सकते हैं आप। स्कूल में भी बहुत सारे अब ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बच्चों को बहुत अक्सर अच्छे जो स्कूल होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उसमें परीक्षा से पहले या बहुत तरीके से ऐसे इनकी काउंसलिंग की जाती है, यानी परामर्श दिया जाता है। और काउंसलिंग में एक तरीके से ये भी होता है कि उनकी बातों को भी पहले समझा जाता है कि इसके पीछे का पूरा इतिहास क्या है, इसका कारण क्या है, इनकी परेशानी का सबब क्या है, और इस तरह से फिर चिकित्सा की जाती है। बिल्कुल। और इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में भी करियर बना सकते हैं। इसके अंतर्गत आप आपराधिक जो व्यवहार है, जो अपराधियों के व्यवहार है, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं और आपराधिक जो जांच है उसमें वैज्ञानिक जांचों में आप वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करके सबूत मुहैया करा सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं। यानी कि अपराधियों या जो गवाह होते हैं उनके भी मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी होता है कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या उनसे किसी बात को कबूल करवाना या उगलवाना जिसको हम कहते हैं, वो उसमें भी मनोचिकित्सक जो है वो बहुत सहायक सिद्ध होते हैं।
बिल्कुल, वो अपराधियों के मनोविज्ञान को समझकर उनको उपचार भी उपलब्ध करवाते हैं। और इसके अतिरिक्त इन्हें क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, लीगल साइकोलॉजिस्ट या क्रिमिनोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, जो अपराधियों के मनोविज्ञान से करते हैं। इसी तरह से न्यूरो साइकोलॉजिस्ट भी बना जा सकता है, जिसमें मस्तिष्क और उनके कार्यों के बीच जो संघर्ष है उस पर ध्यान दिया जाता है, जैसे दृष्टि, गंध, याददाश्त, स्मरण शक्ति। इसके साथ साथ मस्तिष्क की भी जो चोट जो हो जाती है उसमें भी जो पुनर्वास करते हैं, उनको फिर से ठीक करना और पुनः सामान्य स्थिति में लाना, या यूं कहें कि नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, स्नायु तंत्र से जो संबंधित बीमारियां हैं, उनका इलाज इसमें किया जाता है। इसके साथ साथ ऑक्यूजेशनल या वोकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी बना जा सकता है। ऐसे मनोवैज्ञानिक किसी भी संस्था के कर्मचारियों की कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और इसके अलावा जैसे कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं उसमें भी एक अधिकारी के तौर पर काम कर सकते हैं, यानी जो पुनर्वास केंद्र होते हैं जिसमें कि किसी मादक द्रव्य या किसी मादक दवाओं के सेवन से जो लोग बीमार होते हैं उनको फिर से पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है, उन्हें फिर से उनकी आदत छुड़ा कर इन सब चीज़ों की और उन्हें फिर से सामान्य जिंदगी जीने के लिए कोशिश जो की जाती है, उसमें भी यहाँ पर जो है मनोवैज्ञानिक काम करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट भी बना जा सकता है, इसमें उपभोक्ता से संबंधित जो बातें हैं उस पर काम किया जाता है। और इसी तरह से सामाजिक मनोवैज्ञानिक बना जा सकता है, जिसमें कि सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के साथ आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और साइकोलॉजी की पढ़ाई के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर सकते हैं आप, और साइकेट्रिस्ट की पढ़ाई के लिए एम्स है नई दिल्ली का और आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसके साथ अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी जो भी संस्थान हैं जो कि चिकित्सा से जुड़े हुए संस्थान हैं, उन सारे संस्थानों में इसकी ज़रूर शाखा है और आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारे और भी लोग आ चुके हैं, जिसमें कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं या शारीरिक रूप से बाधित या दिव्यांग लोगों के लिए भी जो बातें हैं, उसमें भी मनोवैज्ञानिक बहुत हद तक काम कर रहे हैं और मनोचिकित्सक उसका काम कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र खुलते जा रहे हैं और इसमें एक अलग अलग शाखाएं बन रही हैं, जिसमें कि एक विशेष योग्यता हासिल करके आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गीत भी सुन सकते हैं, हमें लगता है ना? जी बिल्कुल।
हवेली सी, रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत ना। जी, मोड़ से जाते हैं, वो मोड़ याद आ जाता है। ये बात तो है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमने जैसे आज बात की कि कैसे मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको हमने देखा, और हमें उम्मीद है कि हमारी सखियाँ इस बात का ख्याल रखेंगी। और कार्यक्रम भी इसीलिए सुनते हैं सब लोग ना कि किस किस चीज़ पर क्या क्या किया जाए। जी। तो अब बात आती है सौंदर्य की, जैसा कि फेसबुक पर हमारी सखियाँ और हमारे दोस्त देख रहे होंगे, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे आरती बताएंगे ना। चेहरे की बात करें तो रेणु जी, कच्चा दूध एक बेहतरीन उपाय है। और कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर लगाने से त्वचा को पोषण मिलता है। और इसके अलावा अगर घर में बेसन रखा हुआ है तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा। और अगर नहीं है बेसन तो अगर चने की दाल भी थोड़ी सी रखी तो आप उसे भी पीस सकते हैं, लेकिन बेसन सही रहेगा। और उसमें गुलाब जल मिलाकर थोड़ा सा शहद मिलाकर लगाने से त्वचा में निखार तो आएगा ही, साथ ही चेहरे के जो रोए होते हैं वो भी हट जाएंगे, और दाग धब्बे की जो परेशानी हो रही है वो भी हट जाएगी। यानी कच्चा दूध, हल्दी और उसमें चने का पाउडर, है ना, वही बेसन या चने का पाउडर और गुलाब जल, शहद। क्या बात है। तो इसी के साथ एक बात और है कि अगर हम चेहरे पे कसावट चाहते हैं और चमक लाना चाहते हैं तो एक कटोरी में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले और उसमें उतनी ही मात्रा में चंदन का पाउडर मिला दें। और नीम पाउडर है तो वो भी मिला सकते हैं, लेकिन हमें लगता है चंदन के साथ नीम का पाउडर बिल्कुल ना मिलाएं। और उसके बाद मतलब सबसे पहले मतलब मुल्तानी मिट्टी, चंदन का पाउडर, गुलाब जल मिलाकर एक पेस्ट बना लें, चेहरे और गर्दन पर लगाएं। और आधे से ज़्यादा जब सूख जाए तो उसे पानी से गीला करके हल्के हल्के हाथों से हटा दें। और अगर आपकी त्वचा जो तैली है तो विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि इस तरह की त्वचा में कसावट लाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और इसमें एक निखार भी आता है। इसके साथ साथ जैसे कि आप चाहें तो इसमें आजकल संतरा जैसे अगर आप खा रही हैं तो उसको सुखा लें, लेकिन छायेदार स्थान पर सुखाएं और उसका पाउडर बना लें, वो भी इसमें आप मिला सकती हैं। बिल्कुल। और टमाटर का भी बहुत अच्छा उपाय होता है कि एक टमाटर को पीस कर एक कटोरी में निकाल लीजिए, अब उसमें 1 छोटा चम्मच शहद मिला लीजिए और उसको चेहरे पे लगाइए, शहद मिलाकर केवल टमाटर में। वो भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है चेहरे को, और मॉइस्चर तो देता ही है, उसमें निखार भी लाता है। और एक और है उपाय, वो है 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच ग्लिसरीन, 2 चम्मच नींबू का रस लेकर अच्छी तरीके से मिला लीजिए और अच्छी तरह से चेहरे और गर्दन पर लगा लीजिए। ये एक तरह की प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ग्लिसरीन हो, शहद है, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। बेसन जो है बहुत ज़्यादा त्वचा में निखार लाता है, सफाई बहुत अच्छी सी कर देता है। इसके अलावा जौ का आटा, हल्दी, सरसों का तेल, जौ का आटा, हल्दी, सरसों का तेल थोड़े से पानी में मिलाकर एक पेस्ट बना लें, और इसे चाहे तो एक उपटन की तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। उपटन का मतलब ये हो जाता है कि फिर हम उसे हाथ, चेहरे, पैर में सब जगह लगा सकते हैं। और हालांकि ये सर्दी का है, अभी थोड़ी बहुत सर्दी जहाँ है वहाँ आप इसका प्रयोग करें, और उसके बाद उसको थोड़ा सा रगड़ कर साफ कर लेंगे तो त्वचा में निखार आ जाएगा। एक तरह से मालिश भी हो जाती है ऐसे त्वचा की, और एक अलग सी चमक आ जाती है। तो जो कांति आती है वो बहुत अच्छी होती है। उसमें झुर्रियाँ या थोड़ी बहुत जो डेड स्किन हम जिसको कहते हैं कि जो बहुत मुरझा सी गई है हमारी त्वचा, वो एक बार फिर से खिल जाती है। बिल्कुल। और एक और उपाय है रेणु जी, जैसे हम लोग केला, बहुत लोग फ्रूट बहुत पसंद करते हैं, फल,
तो खाएं तो खाएं उसे, तो खाने से तो अच्छा निखार आएगा ही, लेकिन उसको थोड़ा सा बचा लीजिए और उसको अगर आधा केला भी आप लगा लेंगे अपने चेहरे पर, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर, अच्छा, तो वो आपके चेहरे की झुर्रियां, महीन रेखाएं बिल्कुल खत्म कर देगा। पका हुआ केला होना चाहिए। पके हुए केले को यानी कि आप अच्छे से उसका मतलब मैश कर हाँ, लें, मैश करके उसको खूब अच्छे से पीस जैसे ले, हाथ से ही चम्मच से ही वो पिस जाएगा, जी। और उसमें शहद मिला ले और उसको चेहरे पर, गर्दन पे जहां लगाना चाहे आप लगा सकती हैं। ये बात तो है ही। उसके साथ साथ बहुत और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि टमाटर के लिए कहा, वैसे ही जब हम खीरा काटते हैं तो उसके भी 2 स्लाइस लेके आप अपने चेहरे पर वैसे ही मसाज कर लीजिए, बहुत ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है ना जी। और आपने टमाटर की स्लाइस की बात कही, तो आलू का भी ऐसे ही कर सकते हैं, आप आलू की भी स्लाइस लगा सकते हैं, जहाँ पे झाइयाँ वगैरह हैं या थोड़ी सी दाग धब्बे हैं, वो भी हटा देता है एकदम उसको, बिल्कुल, तो वो भी कर सकते हैं। और वैसे भी जो आंखों के चारों तरफ गोल रेखाएं बन जाती हैं, जो सर्कल बन जाता है, घेरा बन जाता है, उसके लिए भी कहते हैं कि आलू जो है पीस कर, चाहे तो कद्दूकस करके उसका आप एक अच्छा सा गूदा बनाकर उसको भी लगा सकती हैं, और थोड़ी देर लगा रहने दें, लेट जाए, तो ऐसे आंखों को भी बहुत आराम मिलता है। जी बिल्कुल। और अंगूर का रस भी, जैसे अंगूर खा रहे हैं तो अंगूर एक निकाल लिया, उसको भी आप चेहरे पे लगा लीजिए, उससे भी झुर्रियों में बहुत फायदा मिलता है। और झुर्रियों में फायदा से मतलब क्या? अगर थोड़ा आपको लग रहा है कि मतलब वो कसावट नहीं लग रही है चेहरे पे, ये क्रीम वगैरह लगाने से बहुत ज्यादा थका थका सा लग रहा है चेहरा, तो आप उसको यूज कर लीजिए। आप उसको प्रयोग करेंगे तो आपको ताजगी भी लगेगी और उसका फर्क दिखाई देगा आपको। क्या बात है। इसी तरह से जायफल को पानी या दूध में घिसकर झाइयों पर लगाया जाए तो जो चेहरे पर छोटे छोटे दाग धब्बे हो जाते हैं वो साफ हो जाते हैं। अदरक को पीस कर भी अगर आप लगाएं तो भी अच्छा रहेगा। आधी घंटा लगाकर रख दें और फिर चेहरे को धो लें। तो कुछ बूंदे नारियल के तेल पर भी लगाएं। वैसे तो तेल के मालिश आराम करना चेहरे पर, हाथ पर, पैरों में करना बहुत ज़रूरी है। वो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप कभी कभी इस्तेमाल में लाएं, है ना? बिल्कुल। और आप ये सब चीजें करेंगे तो आप, ये क्योंकि घरेलू चीजें हैं तो इससे नुकसान भी नहीं होगा कुछ, और ग्लो जो है वो आपका प्राकृतिक रहेगा और जाहिर है कि चेहरे की त्वचा आपकी खिली खिली रहेगी। और इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि नींद आप पूरी लें। भोजन में तैलीय चीजों का कम से कम प्रयोग करें और खुश रहें। खुश रहने के लिए क्या हमें गीत सुन सकते हैं क्या इस वक्त? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। शर्त ये है मगर फूल बन जाऊंगा, शर्त ये है मगर अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए, अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए। शर्त ये है मगर दर्द बन जाऊंगा, शर्त ये है मगर दर्द दिल की मुझी से दवा लीजिए, दर्द दिल की मुझी से दवा लीजिए।
बन गया, तुमने चाहा था अफसाना मैं बन गया, बैठे बिठलाए दीवाना मैं बन गया। होश में लाऊंगी शर्त ये है मगर, होश में लाऊंगी शर्त ये है मगर, एक सिवा मेरे सब कुछ भुला दीजिए, एक सिवा मेरे सब कुछ भुला दीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। दुनिया में मेरी जो तुम ही न आते, दुनिया में मेरी जो तुम ही न आते, गीत हमारे सितारे लगाते। गीत बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, गीत बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, अपने होठों पे मुझको जगह दीजिए, अपने होठों पे मुझको जगह दीजिए। ख्वाब बन जाऊंगी शर्त ये है मगर, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। भाई ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल करके हम ठीक ठाक जी। तरीके से रह सकते हैं। और क्या है तुम्हारे बारे रेणु में जी, मैं खजाने वही में? कहने चाह रही थी कि हमने चेहरे की तो बात कर ली, अब पैरों की त्वचा की बात नहीं करी। तो पैरों के लिए ये कर सकते हैं कि आप नींबू और शहद के मिश्रण में थोड़ा सा अरंडी का तेल मिलाकर लगाइए, इससे पैर साफ सुथरे और सुंदर भी बनते हैं। और इसके अलावा आप हल्दी, बेसन और दही के मिश्रण से पैरों की मसाज कर भी सकते हैं, इससे एक भी। एक मिनट पहले जो बताया उसमें क्या क्या बताया? नींबू और शहद का मिश्रण और जी। थोड़ा सा अरंडी का तेल। अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल कैस्टर भी ऑयल। जिसे कहते हैं, जी। इसको आप तीनों को मिलाकर उससे मसाज पैरों को कर सकते हैं। जी। जी। और इसके अलावा आप हल्दी और बेसन के साथ में दही मिलाकर भी अगर पैरों की मसाज करेंगे तो एकदम त्वचा निखर जाएगी पैरों की। जी हाँ, तो ये जो बेसन दही की बात की, उसको हम हाथ पे भी लगा सकते हैं, चेहरे पर भी लगा सकते हैं, वही चीजें हम पैर पर भी प्रयोग में ला सकते हैं। वहीं जब पैरों में जो एड़ियां जो हैं वो बहुत जी। खराब हो जाती हैं, उनको ख्याल में उनका ध्यान रखने के लिए खान पान में तो ध्यान रखना ही चाहिए, जी। जो हमारी बहुत रूखी हो जाती है त्वचा उसके लिए। और वहीं कहते हैं कि धूल से बहुत ज्यादा वो फटती हैं एड़ियां, तो इस बात का ख्याल रखें कि धूल के स्थान पर न जाए। अगर जी। जा रहे हैं आप तो मोजे जरूर पहने जी। रहें। तो ये छोटी छोटी चीजों का भी साथ में आप ख्याल रखें। वहीं अगर चेहरे की त्वचा की अगर हम बात करें या हाथ और पैरों की, तो अगर हम धूप में जा रहे हैं, अब जैसे गर्मी के दिन आ रहे हैं, जी। तो सनबर्न भी होता है, तो कोशिश करें कि आप सनस्क्रीन क्रीम लगा कर निकलें या चश्मे पहने, धूप वाले चश्मे पहने। जी। पहले ये जमाने में होता था कि बड़ा फैशनेबल माना जाता था कि दिखावे के लिए पहन रही है, तो ऐसा न समझे, ये आपकी ज़रूरत है। लेकिन अब ज़रूरत ये भी है कि समय समाप्त हो रहा है, तो अब हम सखियों से विदा लें। जी। और आज के लिए यहीं हम आपसे विदा लेते हैं। तो रेणु चतुर्वेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली